नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह और सबसे पहले खबर आरजेडी से जुड़ी हुई, जहां नए जिलाध्यक्षों और नए प्रधान महासचिवों की आज बैठक हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास पर दोपहर 12 बजे से बैठक शुरू हुई। इस बैठक की अध्यक्षता बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कर रहे हैं। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी मौजूद हैं। आरजेडी में जो नई टीम तैयार हुई है, आज जिलाध्यक्षों की इस टीम की बैठक है। खुद जगदानंद सिंह देखें, तमाम जो जिलाध्यक्ष है नए मनोनीत किए गए हैं, उनको लेकर जो राबड़ी देवी का आवास है 10 सर्कुलर रोड, वहां लोगों को लेके जा रहे हैं। ये वही टीम है जिसको लेकर आरजेडी के भीतर घमासान मचा हुआ है। अब तमाम इन जिलाध्यक्षों को देखिए जो नए जिलाध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं। आप कहाँ से जिलाध्यक्ष? भागलपुर से। ये बताइए कि इस बार जो नया प्रयोग हुआ है, नई टीम तैयार की गई है तेजस्वी जी की टीम में, ये क्या लगता है कि ये बदलाव सही है? बहुत सही है। सामाजिक न्याय के क्षेत्र में ये काम हुआ है और यही आरजेडी का मैनिफेस्टो भी है, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता। इससे हमारा वोट बैंक बढ़ेगा और निश्चित रूप से 2020 में तेजस्वी जी सीएम होंगे। मानते हैं कि ये बदलाव आज के समय में आरजेडी के लिए, क्योंकि आरजेडी पर हमेशा से रहा कि वो जादवों की पार्टी है, इस बार अति पिछड़े सबको लेकर चल रही है, क्या ये बदलाव सही है? निश्चित सही है। जो हम लोग का पुराना खोया हुआ सम्मान था वो हम लोग वापस लेने आ रहे हैं और उम्मीद है कि ये सम्मान हम लोग को वापस मिलेगा। सबको सम्मान वापस? जी हाँ, बिल्कुल। हम लोग उतना खुश हैं जितना कि 1990 में नहीं थे। आज मतलब लगता है कि सूर्य खिला है और खिलेगा। लेकिन जो लोग विरोध कर रहे हैं, पुराने लोग जो है, जो पुराने लोग हैं आपके, वो जो साथी चले गए, पुराने जाएंगे नहीं तो फिर नया कैसे आएंगे सर? इसलिए परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन होना चाहिए। और अमूल लक्ष्य क्या है आप लोगों का? लक्ष्य क्या है? लक्ष्य यह है कि बिहार का मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी जी 2020 में बनेंगे। तो ये उन जिलाध्यक्षों की तस्वीर है जिनको लेकर पार्टी के अंदर जो पुराने सहयोगी हैं, जो पुराने जिलाध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। बावजूद इसके जो नए जिलाध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं, इनका कहना है कि एक बड़ा बदलाव, ऐतिहासिक बदलाव आया है। और न सिर्फ एक बदलाव आया है बल्कि 2020 के इस चुनाव में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का लक्ष्य भी इन्होंने तय कर लिया है। कैमरामैन दीपक के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना। चलिए सीधा रुख करते हैं पटना का, जहां से हमारे संवाददाता अमित सिंह सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, आरजेडी 2020 की तैयारी में जुटी हुई है, मीटिंग चल रही है, अपडेट क्या कुछ मीटिंग स्थल से आ रही है, बताइए। जी सुकन्या, अभी 12 बजे ये मीटिंग शुरू होने वाली थी, लेकिन 1 घंटे देरी से अभी भी मीटिंग शुरू नहीं हुई है। हालांकि तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में मीटिंग आज होने वाली है। इसमें कि तमाम जो नए जिलाध्यक्ष, जो सुपर 50 है तेजस्वी यादव का, उनसे वो बात करेंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। किस तरीके से 2020 के चुनाव में इन्हें ग्राउंड लेवल पर, जो ग्राउंड रियलिटी है, उससे वो रूबरू होंगे, किस तरीके से काम करना है। तो अभी कुछ मिनटों में बस शुरू हो जाएगा मीटिंग, क्योंकि तमाम जो जिलाध्यक्ष तमाम जिलों से आए हैं, काफी दूर दराज से, तो आने में थोड़ी देरी हो गई। ऐसा बताया जा रहा है अंदर से कि कुछ समय में राबड़ी देवी के आवास पे जो बैठक चल रही है, हम तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे जो जिलाध्यक्ष, नए जिलाध्यक्ष आए हैं, वो सारे लोग अंदर राबड़ी देवी आवास जो है अंदर में वो बैठे हुए हैं। और शुरुआत में जगदानंद सिंह खुद बाहर, प्रदेश अध्यक्ष है, वो बाहर आकर उनका स्वागत भी किया। और तमाम जो जिलाध्यक्ष थे सुकन्या, उनसे हमने जब बात की तो उन सब का एक ही बात कहना था कि भाई ये नया स्वरूप जो बदला है आरजेडी का, वो बहुत अच्छा है। क्योंकि हमेशा से एक MY समीकरण और जादवों को लेकर हमेशा फोकस किया जा रहा था, एक जाति विशेष को लेकर। तो पहली बार लालू प्रसाद यादव, जिस तरीके से 90 के दशक में लालू प्रसाद यादव ने गरीबों और पिछड़ों के नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाई थी, फिर से उस पहचान को आगे तेजस्वी यादव चाहते हैं कि उसको भुनाया जाए और जो अति पिछड़े और जो दलित समाज के लोग हैं उनको जोड़ा जाए। तो एक कोशिश जरूर है और आज की बैठक में एक रणनीति बनाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इसी नई टीम को लेकर सुकन्या लगातार कल विधायकों ने नाराजगी भी जाहिर की थी, क्योंकि जो यादव समाज के लोग हैं वो मानते हैं कि एक बड़ा तबका, जो 90% नए चेहरे इस बार जोड़े गए हैं इस नई टीम में, तो इससे लालू प्रसाद यादव के जो पुराने रणबांकुड़े या कह सकते हैं जो 1990 से लेकर 2005 के बीच में जिन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी, उन सबको इस बार आउट कर दिया गया, इस पिक्चर से आउट है। तो कई मायनों में इसका विरोध भी हो रहा है, लेकिन जो नए जिलाध्यक्ष इस पर चुनकर आए हैं उनके अंदर काफी उत्साह है इस बात से कि तेजस्वी यादव की इस नई टीम में उन्हें जगह मिली है। और ये टीम 2020 में एक लक्ष्य लेकर चल रही है कि किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव को बैठाना है।
जी बिल्कुल, प्लान तो सीधा साधा है आरजेडी का कि जीत दर्ज करनी है विधानसभा चुनाव और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री भी बनाना है। लेकिन अमित, इन सब के बीच बताइए कि पार्टी के अंदर हमने देखा है कि पिछले कई दिनों से कई समस्याएं रही है। मनमुटाव तेजस्वी और तेज प्रताप में भी दिखता रहता है, वर्चस्व की लड़ाई भी चलती रहती है और इन सब के बीच तेज प्रताप को लेकर भी आरजेडी का स्टैंड क्या कुछ है, क्या उनकी हैसियत है पार्टी के अंदर, इसे लेकर भी आम लोगों में क्लैरिटी नहीं है। तो इस बारे में भी कोई चर्चा वगैरह होगी? बिल्कुल, क्योंकि तेज प्रताप यादव कल भी जब विधायक दल की बैठक हुई, विधानमंडल दल की बैठक हुई सुकन्या, तो तेज प्रताप कल भी शामिल नहीं हुए। ये बताता है कि किस तरीके से लगातार तेज प्रताप बड़ी जब बैठकें होती हैं उससे वो दूरी बनाते हैं। और जब बात हमने सबसे पहले न्यूज 18 ने दिखाई थी कि कैसे तेज प्रताप यादव अपने क्षेत्र को लेकर भटक रहे हैं, खोज रहे हैं कि आखिर कहाँ पे तेज प्रताप यादव नई जो महुआ के बाद ये बख्तियारपुर के इलाके पर उन्होंने दौरा किया, तो कहीं ना कहीं तेज प्रताप जो फैक्टर है इसको लेकर भी चर्चा होगी। क्योंकि कई ऐसे जिलाध्यक्ष हैं जो नहीं जानते हैं तेज प्रताप यादव के कैसे जो नए स्वरूप है। तेज प्रताप यादव 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बड़ी मुश्किल बन गए थे, तो 2020 को लेकर भी एक रणनीति बनानी होगी और उस पर तेजस्वी यादव फोकस करेंगे। तमाम जिलाध्यक्षों को इस बात की जानकारी देंगे। अभी कुछ समय बाद जब मीटिंग शुरू होगी सुकन्या, तो बहुत कुछ क्षण के बाहर आएगा कि किस तरीके से नए जिलाध्यक्ष जो है उनको गुरु मंत्र दिया तेजस्वी यादव ने, क्या कुछ कहा, इस बात की जानकारी हम टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है, जिस तरह आपने इशारा किया, कि आखिर तेज प्रताप यादव को लेकर, उनकी भूमिका को लेकर क्या कुछ चर्चा होती है। जी बिल्कुल अमित, आपके पीछे काफी लोग भी नजर आ रहे हैं, उनसे जरा बातचीत कीजिए, उनके जहन में क्या कुछ चल रहा है और किस माइंडसेट के साथ वो इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। बिल्कुल शुक्रिया। ये कार्यकर्ता है जो तमाम जिलों से आए हैं। ये बताइए कि आपके जो नए जिलाध्यक्ष चुने गए हैं, आप कहाँ से आए हैं? आप सारण जिला से। सारण से आए हैं। सुनील राय जो अभी नए जिलाध्यक्ष बने, क्या कुछ उम्मीदें हैं कि जो नया अब इस बार स्वरूप बदला है, जो नई टीम बनी है तेजस्वी यादव के, क्या ये 2020 के लिए अच्छा है? जी, बहुत 2020 के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हम लोग के लिए 2020 अच्छा रहेगा। अमित बने रहिए, बड़ी खबर आ रही है, वो एक बार दर्शकों को हम बता दें। तेजस्वी यादव भले ही आरजेडी का कायाकल्प करने में जुटे हैं, लेकिन हकीकत आज भी कुछ और ही है। तेजस्वी की नई टीम में शामिल हुए छपरा के, जी हां, छपरा के जिलाध्यक्ष सुनील राय का दबंग लुक आज देखने लायक था। राबड़ी आवास पर छपरा से आरजेडी जिलाध्यक्ष तामझाम और हथियार से लैस सुरक्षा गार्ड को लेकर बैठक में पहुंचे। तो तस्वीरें हम यहां पर दिखा रहे हैं। तेजस्वी बेशक युवा नेतृत्व की बात करते हो, बेहतर आरजेडी का चेहरा दिखाना चाहते हो, लेकिन इन सब के बीच जरा छपरा के जिलाध्यक्ष की तस्वीर आप देखिए, जो दबंग लुक में यहां पर नजर आए हैं। राबड़ी आवास पर छपरा से आरजेडी जिलाध्यक्ष तामझाम और हथियार से लैस होकर यहां पर पहुंचे। तो चलिए सीधे एक बार फिर से रुख करते हैं पटना का। अमित हमारे संवाददाता जो हैं हमारे साथ लगातार पटना से मीटिंग स्थल से बने हुए हैं। अमित, तस्वीरें हम वो देख रहे हैं और तस्वीरों में नजर आ रहे हैं छपरा के नए नवेले जिलाध्यक्ष, लेकिन अंदाज अभी 2020 वाला दिखाई नहीं दे रहा, 1990 वाला दिखाई दे रहा है, जब आरजेडी के नेता कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष अपनी दबंगई के लिए जाने जाते थे। क्या लग रहा है, ऐसे कैसे आरजेडी की तस्वीर बदलेगी तेजस्वी की अगुवाई में? सवाल यही है सुकन्या कि आखिर तेजस्वी यादव जिस इस डिजिटल युग में पार्टी को, इस लालटेन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, चरित्र स्वरूप बदलने की कोशिश कर रहे हैं, बावजूद इसके अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं जिसमें कि आपकी दबंगई फिर दिखती है, आपका लुक वैसा दिखता है, तो याद जरूर आ जाता है कि वो दौर भी था जब 1990 में मोहम्मद शहाबुद्दीन की लोग बात करते थे। तो कहीं ना कहीं जो एक राजनीति से एक दबंग लुक का जो है एक जो गन कल्चर है वो देखने को मिल रहा है। और ये एक बड़ी मुसीबत, एक बड़ी चुनौती तेजस्वी यादव के लिए होगी कि आप एक नई टीम बना रहे हैं, उस टीम को लेकर आप न सिर्फ दावा कर रहे हैं बल्कि उस दम पर 2020 के चुनाव में जाने की बात कर रहे हैं, चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं। लेकिन आपकी इस नई टीम में अगर इसी तरीके से दबंग लुक में लोग दिखेंगे, गन को ज्यादा प्रोत्साहित करेंगे, उनको लेकर अपने आप को स्टेटस सिंबल मान के चलेंगे, तो ये कहीं ना कहीं मुश्किल हो सकती है और विरोधी पार्टियां जो है इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगी। क्योंकि बार बार सवाल यही होता है कि क्या आरजेडी से दबंग जो लोग हैं, जो बाहुबली लोग हैं, उनका नाता शुरू से जुड़ा रहा है। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी के लिए एक बड़ी मुसीबत हो सकती है ऐसे तस्वीरों से आने से।
बिल्कुल अमित, वैसे तो 26 जनवरी को पूरे देश ने गणतंत्र दिवस मनाया था, लेकिन यहाँ पर आरजेडी की मीटिंग में एक अलग ही गणतंत्र यहाँ पर दिख रहा है। हमेशा तेजस्वी यादव जो हैं अब एमवाई समीकरण को छोड़कर अति पिछड़ों की राजनीति करने की बात करते हैं। क्या ऐसे लोग ओबीसी अति पिछड़ों का नेतृत्व करेंगे? क्या इस तरीके के नेताओं को देखकर आम लोगों को लगेगा कि इनके पास जाकर हम खुलकर अपनी परेशानियां रख सकते हैं और ये गांधीवादी तरीके से हमें हमारी परेशानियों को आगे बढ़ाएंगे? क्या लगता है? सबसे महत्वपूर्ण यह है सुकन्या कि जब अब बैठक शुरू होने वाली है तो क्या तेजस्वी यादव इस पर फोकस करते हैं? क्या जो जिलाध्यक्ष जो इस गणतंत्र को लेकर आगे चल रहे हैं, जो इस गन मैजिक को आगे लेके चल रहे हैं, जो बाहुबली फेस को आगे लेके चल रहे हैं, क्या उनको कोई नसीहत देते हैं? क्या इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो कितना उनको परेशान कर सकती है? क्योंकि ये वही तेजस्वी यादव है। जब उनसे अनंत सिंह के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि ऐसे लोग जो बाहुबली है उनकी कोई जगह नहीं है आरजेडी में, ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है इस नई टीम में। तो आप समझिए, जब 2019 के लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव बहुत मुखर तौर पर अनंत सिंह का विरोध कर रहे थे, उसी गन जो मैजिक है उसका खिलाफ वो बोलते थे, और आज वही फिर से उन्हीं के टीम में अगर गन लेकर आप निकलते हैं और आप तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो हम दिखा रहे थे तस्वीरें जिसमें हमने देखा कि छपरा के आरजेडी के नए जिलाध्यक्ष जो हैं मीटिंग में पहुंचे और हाथ में गन लहरा रहे हैं। चलिए बढ़ते आगे, रुक करते अगली खबर का, जहां शनिवार को पटना में रविदास जयंती के बहाने बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने भी आरजेडी के 15 साल के शासनकाल पर तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि बिहार में 15 साल पहले दलितों को गाजर मूली की तरह काटा जाता था। इसे लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने जहां सुशील मोदी के बयान का समर्थन किया, वहीं आरजेडी ने पलटवार किया है। इसमें कहीं से कोई शक नहीं है कि बिहार में एक सामाजिक ताना बाना जो रहा है वो एक उसमें फ्यूडल पर्सपेक्टिव रहा है, और जो सबल्टर्न रहे हैं उन पर अत्याचार होता रहा है। और लालू जी का वो दौर था जब नरसंहारों का दौर था, ये निश्चित तौर पर इसमें कोई शक नहीं है। इन लोगों को तो ढकने पानी में डूबकर मर जाना चाहिए, जिनको कि बोलने का कुछ शऊर नहीं रहता है, क्या बोले ना बोले। तो ऐसे लोग इसी तरह से आगल पागल ये सब बोलते रहते हैं, गुस्से में हैं कि जो है राजपाट छिना जाएगा इस बार जो है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे तो 11 फरवरी को आएंगे, लेकिन उससे पहले चुनाव के दिन हुए तमाम एजेंसियों के एग्जिट पोल में दिल्ली में फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनती दिख रही है। इसे लेकर बिहार की सियासत गर्म है। बीजेपी का कहना है कि सारे एग्जिट पोल के नतीजे झूठे साबित होंगे। वहीं आरजेडी का कहना है कि महागठबंधन अपने मकसद में कामयाब रहा। ये एग्जिट पोल अभी फिलहाल भरोसा करना मुश्किल है, क्योंकि आप एग्जिट पोल 4 बजे से दिखा रहे थे, जो एग्जिट पोल है उसके आंकड़े बदल सकते हैं, और अब चुनाव परिणाम तो जिस दिन है उस दिन देखा ही जाएगा कि क्या होगा। पूरे बिहार के लोग जितने नेता गए, कोई एनडीए के पक्ष में गए, कोई एनडीए के विपक्ष में गए। हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य कि हम अपने जीतने और हम अपनी पार्टी को जिताने के लिए और महागठबंधन को जिताने का भी प्रयास हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने किया। लेकिन सबसे बड़ा लक्ष्य था कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस जो दंगाई पार्टी है, जो देश को तोड़ना चाहता है, उसको शिकस्त करने के लिए भरपूर प्रयास किया जाए। वह लगता है कि हम लोगों को एग्जिट पोल में यह साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी देश से धीरे धीरे खत्म होने का काम कर रहा है, और 1 साल में लगभग 8 राज्यों से मुक्त हुआ है। उसका लहर जो है बिहार तक आएगा, और बिहार में भी एनडीए ध्वस्त होगा और खत्म होगा। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, जहां पटना में सीएम हाउस के बाहर हंगामा हुआ है। युवक ने आत्मदाह का प्रयास किया है और इस प्रयास में युवक का हाथ भी जला है। पुलिस ने तुरंत युवक को हिरासत में लिया। बड़ा सवाल है कि आखिर कैसे ये व्यक्ति सीएम हाउस के बाहर पहुंचा, आखिर क्यों ये हंगामा कर रहा था और इसने आखिर आत्मदाह का प्रयास क्यों किया, और ये सब कुछ होता रहा। इन सब के बीच वहां मौजूद सुरक्षा व्यवस्था क्या कुछ कर रही थी, क्योंकि इस पूरी कवायद में युवक का हाथ भी जल गया है। युवक की स्थिति क्या कुछ है, इसकी पड़ताल में हम जुटे हुए हैं। रात की बात यह है कि पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है।
पटना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां चर्चा तो 2020 के विधानसभा चुनाव की हो रही है, लेकिन इन सब के बीच एक युवक सीएम हाउस के बाहर पहुंचा, हंगामा करने लगा और आत्मदाह का प्रयास भी किया और इस पूरे कवायद में उसका हाथ भी जला है। पुलिस ने तुरंत युवक को हिरासत में लिया है और इन सब के बीच पुलिस जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर किस इरादे से ये व्यक्ति सीएम हाउस पहुंचा था, इसके हंगामे के पीछे की वजह क्या कुछ थी। चलिए सीधा रुख करते हैं पटना का, जहां से हमारे संवाददाता संजय फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, पूरे मामले पर अपडेट क्या कुछ है, बताइए। देखिए सुकन्या, जो जानकारी मिली है, ये युवक जो है इसकी मौसी की डेंगू से मौत हुई थी और इसने पीएमसीएच प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया था और इसके बाद काफी दिनों से ये मामला लटका पड़ा था और क्योंकि इसे आरोप है कि इसे न्याय नहीं मिल रहा था और इसके बाद इसने सीएम हाउस के बाहर आकर अपने को आग लगाने की कोशिश की है, ठीक सीएम हाउस के बाहर। और यहाँ पर सुरक्षाकर्मी तैनात थे, अफरा तफरी का माहौल था, काफी संख्या में पुलिसकर्मी थे, उन्होंने किसी तरीके से बचाया, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसका हाथ जल गया है, उसे हिरासत में ले लिया गया है, पीएमसीएच ले जाया गया है उसे और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। लेकिन उसका आरोप है कि डेंगू से पीड़ित होने के कारण उसकी मौसी की मौत हो गई थी और पीएमसीएच जो प्रबंधन है उसने गलत रिपोर्ट दिया था, इसकी वजह से ये मौत हो गई, उनका प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं हो पाया था और लगातार वो मांग कर रहा था कि उसने पिरबहोर थाने में एफआईआर भी लॉन्च करवाया था, काफी इस मामले में तूल पकड़ा था और इसे स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी तरफ से एश्योरेंस दिया था कि इस पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी और जो भी दोषी पदाधिकारी होंगे पीएमसीएच के, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मामला ठंडे बस्ते में चला गया, जैसा कि युवक का आरोप है और इसके बाद उसने आत्मदाह का यह प्रयास किया है जिसमें उसका हाथ जला है। फिलहाल देखना होगा कि उसने इसके लिए अनुमति ली थी कि नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन ने चूंकि यहाँ पर प्रदर्शन के लिए सीएम हाउस के बाहर उसने इस तरीके से प्रदर्शन किया, उसको अनुमति मिली थी कि प्रदर्शन की नहीं मिली थी। फिलहाल इस पूरे मामले में सबसे हैरानी की बात है कि सचिवालय थाने की पुलिस को इस घटना की जानकारी तक नहीं है। सचिवालय थानाध्यक्ष ने फोन रिसीव किया था अभी से थोड़ी देर पहले, उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन सीएम हाउस के बाहर ये बड़ी घटना। जी सुकन्या। बिल्कुल संजय, जरा ये बताइए कि इस युवक की स्थिति क्या कुछ है, क्या इस बारे में आपको कोई जानकारी मिल पाई, क्या इसकी स्थिति अब ठीक है? क्योंकि जो खबरें बता रही है कि इनका हाथ थोड़ा सा जल गया, क्या इनको प्राथमिक उपचार मिला है? तस्वीरें हम जरा एक्सक्लूसिव इन सब के बीच पटना से दर्शकों को दिखा दें, जहां ये तस्वीर देखिए, यही वो युवक है जो सीएम आवास के बाहर पहुंचा था, प्रदर्शन कर रहा था और अचानक गुस्से में इसने खुद को आग भी लगा लिया। इस पूरी कवायद में इसका हाथ जला। राहत की बात यह रही कि पुलिसकर्मी जो वहां पर मौजूद थे तुरंत पहुंचे और इसके बदन में लगे आग को बुझाने की कवायद की गई और इन सब के बीच इसे तुरंत हिरासत में भी लिया गया। तो बता दें कि जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि देखिए किस तरीके से उसके पांव में आग लगा और राहत की बात यह रही कि जैसा तस्वीरों से नजर आ रहा है कि ये व्यक्ति ज्यादा नहीं जला है और लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल है कि आखिर किसके परमिशन से ये व्यक्ति यहाँ पर पहुंचा और सिर्फ पहुंचा ही नहीं, विरोध प्रदर्शन भी किया और आत्मदाह का प्रयास भी किया और अपने प्रयास में ये थोड़ी बहुत सफलता भी इसने हासिल की क्योंकि खुद को आग लगाने में भी ये कामयाब रहा। लेकिन इन सब के बीच पुलिस की कार्यशैली जो है यहाँ पर वो तुरंत वहां पर जो पुलिसकर्मी मौजूद थे तुरंत वहां पर पहुंचे और इसको तुरंत इसके बदन में लगे आग को बुझाया गया। शनिवार को पटना नगर निगम के सफाई कर्मियों की हड़ताल खत्म होने के बाद से ही सफाई कर्मी विभिन्न वार्डों की मुख्य सड़कों और मोहल्ले में फैले कूड़े कचरे को समेटने में लगे हुए थे। आज सुबह से ही घर घर से कूड़ा उठाव का काम जारी है। जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता नीलकमल ने। नगर निगम में जारी हड़ताल खत्म हो चुकी है और सबसे पहले यह गाना सुनिए। क्या करे भैया, गाड़ी वाला आया, सुने आप, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल और देखिए गाड़ी वाला आ चुका है और घर घर से कचरा निकाल के लाया जा रहा है, इस गाड़ी में डाला जा रहा है। पिछले 6 दिनों से पटना वासी हलकान थे। घर का कूड़ा देखिए किस तरह से लाया जा रहा है, जो जमा कचरा था घर में रखे हुए थे और सड़क पर भी लोग किस तरह से कूड़े को फेंक रहे थे। यहाँ देखिए सड़क का भी कूड़ा अब उठाया जाएगा और सड़क पर इस तरह से कूड़ा है वो भी उठाना शुरू हो गया है और जो घर से कचरा निकाल के लाया जा रहा है वो भी इस गाड़ी में भरकर ले जाया जा रहा है। तो ये स्थिति है। हम इनसे बात करते हैं, कितने दिन से आप कचरा जमा कर रखे थे घर पे? घर पे लगता है कि 5-6 रोज लगभग हो ही गया। 5-6 रोज जी। राहत हुई अभी? आप इधर आइए। कितना दिन से घर में कूड़ा जमा किए हुए थे? 2 दिन से। 2 दिन से। कुछ कचरा है कोई नहीं है। अब आ रहे थे 5-6 रोज से तो रोड के उस तरफ डाला जा रहा था, सब फेंक रहा था।
अभी ठीक हो गया? हाँ अब ठीक है, रेगुलर आ जाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। पैसा देते हैं आप लोग? पैसा अभी कलेक्शन नहीं किया जा रहा है। ये देखिए फिर घर से कचरा निकाल के लाया जा रहा है और इसी तरह से गाड़ी हर मोहल्ले में घूमती है और ये कचरा यहाँ फेंका जा रहा है। तो आप समझिए कि 6 दिन में राजधानी पटना की क्या हालत हो गई थी और 6 दिन के बाद घर से कचरा निकाला जा रहा है, शहर की साफ सफाई हो रही है। आशा की जाती है कि जो समझौता हुआ है सरकार उस पर अमल करे ताकि आगे चलकर ये सफाई कर्मचारी फिर से हड़ताल पर ना जा सकें। कैमरामैन राजेश के साथ नीलकमल, न्यूज़ 18 पटना। अब बात लग्जरी कार से दूध की चोरी की। मुजफ्फरपुर में दूध की चोरी का एक अजीबोगरीब वीडियो सामने आया। आमतौर पर चोर उचक्के दूध चुराते हैं, लेकिन इस घटना में चोरी करने वाले मालदार किस्म के लोग हैं जो लग्जरी कार में घूमते हैं लेकिन दूध चुराने की ऊंची हरकत से बाज नहीं आते। घटना सदर थाना के पताही चौक की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कुछ युवक लग्जरी कार से आते हैं और दुकान के बाहर रखे दूध के कैरेट को उठाकर तेजी से अपनी कार में रखते हैं और फरार हो जाते हैं। दूध की चोरी का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। खबर खगड़िया से, जहां वर्चस्व की लड़ाई में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई है। घटना मानसी थाना के पूर्वी ठाठा गांव की है, जहां पुरानी रंजिश और वर्चस्व को लेकर 2 पूर्व मुखिया ब्रिजनंदन यादव और आमोद यादव ने यहां पर पूरे वारदात को अंजाम दिया है। और इन सब के बीच अहम खबर आपको खगड़िया से बता रहे हैं। उधर गोली चलने लगा, उसके बाद 1:30 बजे रात में पेशाब करने मेरा पापा गया, बस मार दिया, मौके पर मर गए। हाँ। आखिर इनको कितने लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है? 3 आदमी। मानसी क्षेत्र में 2 जो पूर्व मुखिया थे, तो आपसी वर्चस्व की लड़ाई को लेके और आपसी रंजिश को लेके उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है, जिसमें कि वो 2 का मतलब उसमें मर्डर हो गया आपस में, मतलब उन्होंने एक दूसरे को मार दिया है और एक उनका और साथी था वो भी उसमें मारा गया है। तो पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ से लगभग 30 के लगभग लोगों को पकड़ लिया है और पूरा वहाँ पे फोर्स वगैरह सभी डीएसपीज वगैरह सब वहाँ पे हैं। खबर अरवल से है, जहां पुलिस ने एक तरफा प्यार में एक युवक की हत्या के मामले में लड़की के जीजा को गिरफ्तार कर जेल भेजा। बताया जा रहा है कि लड़की के जीजा ने साली के साथ मिलकर युवक की हत्या कर शव को सड़क पर फेंक दिया और इसे सड़क हादसे का रूप देने की कोशिश की। घटना 2 जून 2018 की है। हालांकि जब पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की तो कई लोगों को शक के आधार पर पूछताछ की, जिसमें लड़की के जीजा से भी पूछताछ हुई, जिसके बाद सारे मामले का खुलासा हुआ। लड़की के जीजा ने पूरी तरह से एक तरफा प्यार को लेकर हत्या करने की बात स्वीकारी। इस केस में लड़की के पिता और उनके भाई को भी नामजद अभियुक्त बनाया गया। उन्होंने लड़की को अपने पड़ोसी से प्यार करने की बात भी स्वीकारी। प्रेम संबंध था और एक और दुर्गा यादव नाम के व्यक्ति के साथ भी उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी में दुर्गा यादव और लड़की के द्वारा पुनः फिर साजिश करके और इसको रास्ते से हटाने के लिए प्लानिंग करके इसकी हत्या कर दी।